सो हाय एवरीवन, गेम चेंजर सीरीज का आज हम लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। 4 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। हर वीक में 3 लेक्चर आते हैं। ये इस वीक का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा फ्राइडे को। हर वीक में 3 लेक्चर आ रहे हैं। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको इसकी PDF एक्सेस करनी है डिजिटल फॉर्मेट में, इन लेक्चर्स की हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, तो वो कैसे कर सकते हो ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS प्राइमरीली डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। भारतीय न्याय संहिता मुख्य रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली के किस पहलू से संबंधित है। तो बेसिकली आप ये समझो कि 3 तरह के अलग थोड़ा सा रिप्लेस किया गया था 2023 में, जिनको 2024 में लागू किया गया। 2 को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एक था BNSS, ठीक है, तो वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, जिसने रिप्लेस किया था जो 1973 का CRPC था उसको। उसके बाद मैंने सबसे पहले लेक्चर में BSA पढ़ाया था, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को वो रिप्लेस करता है। अगर हम बात करते हैं BNS की, BNS 2023 की अगर बात करें तो ये किसको रिप्लेस करता है? ये IPC को रिप्लेस करता है, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है IPC को। और ये IPC कौन सी IPC थी? 1860 की IPC थी। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये किसके साथ डील करता है, तो ये क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ के साथ डील करता है। कहने का मतलब है आपराधिक मूल कानून के साथ आपका ये जो BNS है ये डील करता है। अब ये क्या होता है, तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे क्राइम को डिफाइन किया होता है कि क्राइम क्या है। डिफाइन आपको क्राइम की डेफिनेशन मिलेगी कि जो आपका क्राइम है वो क्या है। उसके लिए जो पनिशमेंट है वो मिलेगा कि इसके लिए जो प्रिस्क्राइब के इसके ये क्राइम है और इसके लिए ये पनिशमेंट है। और उसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी वो भी दी होती है, डिटरमाइन क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझें कि मर्डर क्या है, किस चीज़ को हम एज अ मर्डर कंसिडर किए जाएंगे, तो वो दिए होंगे, ठीक है। उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, किस एक्ट के अंदर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें किस में है, आपकी BNS में है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें टोटल सेक्शन आपसे पूछे, देखो 2 अलग अलग हैं, BNSS अलग है, BSA अलग है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। और एक हम पढ़ रहे हैं आज BNS, ठीक है। अगर हम BNSS की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था CRPC 1973 को रिप्लेस किया। BSA की बात करें तो इसने किया था इंडियन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है। वहीं पर अगर हम बात करें BNS की तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, IPC 1860, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हमारे देश में चल रहे थे तो उनको यहाँ पर रिप्लेस करके, और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रिप्लेस किया, उनमें चीज़ें अपडेट की आज के टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें चीज़ें जोड़ी गई हैं जो कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इनको ज़्यादा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और हम क्या बात कर रहे थे, टोटल सेक्शन की बात कर रहे थे। तो अगर हम टोटल सेक्शन की बात करते हैं तो 358 इसमें क्या है, टोटल सेक्शन है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक ध्यान रखना, एक नया चीज़ जोड़ा गया है, आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग। मतलब पता है क्या होता है कि तुमने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं यार मैंने, कोई इंसान उसको मार रहे थे, मैंने भी उसमें 2 थप्पड़ मार दिए अपने हाथ से के लिए। भाई अब आप ऐसा मत करना, क्योंकि मॉब लिंचिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके एक इंसान को मारते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी गलती होती है तब मारा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको गलत समझ लिया जाता है कि इसकी गलती है, एक्चुअल में उसकी गलती नहीं होती। सपोज किसी ने चोर समझ लिया, एक्चुअल में वो चोर नहीं होता। एक इंसान ने कह दिया चोर चोर चोर, सब मिलके उसको मारने लग जाते हैं। या ड्यू टू सम रीजन आप किसी को मार नहीं सकते, अगर उसने गलत काम भी किया है
तो आप उसे मार नहीं सकते। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है सब लोग मिल के मारना, और वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ होती है तो सज़ा नहीं मिल पाती थी, और ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि किसको सज़ा मिलनी चाहिए किसको नहीं। लेकिन इसको एक सीवियर पनिशमेंट एज अ इंक्लूड किया है इस लॉ में, एज अ सीवियर पनिशमेंट, एज अ सीवियर पनिशमेंट इंक्लूड किया है, जिसमें कि आपको सज़ा मिल सकती है, या तो ज़िंदगी भर की जेल मिल सकती है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट एंड डेथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कि मॉब लिंचिंग में अपना हाथ मत सेकना। ठीक है, अगर कल को बात कुछ बड़ी तो दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। और आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई इंसान निकाल के कैमरा रिकॉर्ड करने लग जाता है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना बस। ठीक है, क्योंकि आपने बीएनएस पढ़ा है, आपको कानून थोड़ा बहुत तो आता ही है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और सही ऑप्शन आपको मार्क करना है। अगर यहाँ पर देखें, असर्शन कहता है द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। कहने का मतलब है जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो एम करता है कि इंडिया को वो क्या करेंगे, ग्लोबल हब बनाएंगे, किसके मामले में, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कर सके ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखो, अब स्टेटमेंट ऐसा दिया है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि आपको 100% चीज़ें आती हों तभी आप कर पाओ, लेकिन आपको पता है यहाँ पे मिशन कौन सी दे रखी है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दे रखी है, तो ऑब्वियसली ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही होगी, और ग्रीन हाइड्रोजन में हम ग्लोबल हब बने, प्रोडक्शन बढ़ाएं, इन्हीं सब चीज़ों पे तो बात किया जाएगा अगर कोई मिशन लेके आ रहा है। तो अगर आपको ये नहीं भी पता होगा तो आप कर लोगे कि हाँ ये तो सही होगा। उसके बाद द मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कि जो मिशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अब देखो ये सही है या नहीं, मिनिस्ट्री भी बहुत हद तक पता लगाई जा सकती है स्कीम के थ्रू कि हमारी जो स्कीम है वो क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अब हाइड्रोजन किस में आता है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है ये चीज़ें। तो यही इसी मिनिस्ट्री ने किया होगा। अगर आपको नहीं पता तो तुम थोड़ा सा गैस लेके कर सकते हो ना आप, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। लेकिन देखो, असर्शन और रीजन, रीजन का मतलब होता है ये जो चीज़ हो रही है ये इसकी वजह से हो रही है, इसका कारण ये है। अब ये बताओ, कोई भी चीज़ लाई गई, ठीक है, किसी ने यहाँ पे आपका उसको लॉन्च किया, अब उसकी वजह से ऐसा नहीं है ना कि इंडिया आपका ग्लोबल हब बन जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो होंगी। तो ए एंड आर आपका सही तो है, लेकिन आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 के बारे में, तो ये ध्यान रखना कब लॉन्च हुई है, 2023 में लॉन्च हुई है। अब इसमें मेन टारगेट यही है कि भैया हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, किसके थ्रू, थोड़ा सा डेप्थ में, चलो डेप्थ में नहीं जाते हैं, बस इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू यहाँ पे करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन है जीरो कार्बन इमिट होता है, इतना ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते भी हैं कि ये, इसीलिए हम इस पे ग्रीन हाइड्रोजन पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये डिपेंडेंसी को कम करेगा फॉसिल फ्यूल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोली डांस विच डिपिक्ट एक्टिविटीज लाइक फिशिंग एंड रोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। अब बताओ, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे साफ दिया हुआ है कोली डांस विच डिपिक्ट एक्टिविटी, जहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, जैसे फिशिंग हो गया, रोइंग हो गया, ठीक है, इस तरह की आपको एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। तो इसको कौन सी कम्युनिटी करेगी, तो ऑब्वियसली बात है जो मछली पकड़ते होंगे वो करते होंगे। ठीक है,
अगर हो सकता है कि 0.1% आप गलत हो जाओ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना ही हो, और इतना तो आपको गैस लेना पड़ेगा, क्योंकि 100% चीज़ें तो पेपर में आपको नहीं आएंगी। तो यहाँ पर जो कोली डांस है वो किसके द्वारा किया जाता है? मछुआरे के द्वारा किया जाता है, फिशर फॉक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम कोली डांस की बात करें तो कोली डांस है कहाँ का? ये कोस्टल रीजन में होता है, जो महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन है ना, वहाँ पे होता है। और तो मैंने बता ही दिया, इतना डेप्थ में तो नहीं पूछेगा किस रीजन में होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पर समुद्र होगा, पानी होगा, वहीं होगा, तो कोस्टल रीजन में ही होगा। ठीक है, किसके द्वारा ये यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म्ड बाई कोली कम्युनिटी। कोली कम्युनिटी, जिसको हम फिशर फॉक कम्युनिटी भी कहते हैं, फिशर फॉक। ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम महाराष्ट्र के अदर फॉक डांसेस की बात करते हैं तो एक जैसे ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, लावनी। लावनी किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म्ड बाई वुमेन। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है ढोलकी, उससे इसे अकम्पनीड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र का, और अगर डांस की बात करें तो एक है यहाँ पे तमाशा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक है यहाँ पर पोवाडा। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट, इसमें क्या होता है, मैं मतलब प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ कि इसे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो, क्या थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी स्टोरीज को नरेट किया जाता है, जो ब्रेव वॉरियर्स थे, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उसको इस डांस के थ्रू उस चीज़ को नरेट किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और पढ़ाना था मुझे, लाबनी, तमाशा, पोवाडा और लेजिम। ठीक है, अगर हम लेजिम की बात करते हैं तो लेजिम में ये ध्यान रखना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेजिम, वही इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी वजह से इसे हम लेजिम डांस बोलते हैं। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। The Global Energy Transition Index, which assesses countries' progress toward clean, secure, and sustainable energy system, is released by which of the following organization? देखो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में GETI बोल देते हैं, जो स्वच्छ, सुरक्षित और सतत ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में देशों की प्रगति का आकलन करता है, किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो अगर हम बात करें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो ये आपका जो जारी किया जाता है, ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। अगर हम अभी बात करें जो आपका 2025 का लेटेस्ट इंडेक्स आया है ग्लोबल, चलो वो तो शॉर्ट में लिख देते हैं, GETI 2025 की बात करते हैं, तो उसमें जो आपकी भारत की रैंक है, जो इंडिया की आपकी रैंक है, वो है 71। और जो 2024 का था, ठीक है, उसमें जो आपके इंडिया की रैंक थी वो थी 63। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है UNDP, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट निकालती है, लिख लो। जैसे एक रिपोर्ट निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर यहाँ पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2024 में जो रैंक थी वो 134 थी, और 2025 में जो रैंक है वो है 130। ठीक है, आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 2024 में भी और 2025 में भी। उसके बाद एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो UNDP निकालती है, वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया, या तो मे बी करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, या इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाया बहुत अच्छे से है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए कि सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में रहते हैं, सॉरी, तो वो है आपका प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पुअर रहते हैं। और ये जो पॉवर्टी है सिर्फ पैसों के उस पर नहीं मेजर की जाती है, 3 की फैक्टर होते हैं। एक आपका हेल्थ होता है, एक आपका एजुकेशन होता है, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो इसके द्वारा निकाली जाती है यूएनडीपी के द्वारा, वो है आपका जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स। तो अगर हम बात करें इंडिया की रैंक, तो 2024 2025, अगर 2024 की बात करता हूँ तो 108 थी, और अगर 2025 की बात करता हूँ तो 102 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स डेट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर्स। कौन सी इंडस्ट्री है जिसके द्वारा जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो डायरेक्टली यूज की जाती हैं फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा। ठीक है, जो उसके फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं। ऑप्शन है सीमेंट इंडस्ट्री। अब देखो, सीमेंट डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं कर सकते हो, घर बनाने के काम में करोगे। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री, अब स्टील होगी उसका फिर आगे कोई प्रोडक्ट बनता है, फिर वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम नहीं की जाती है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग करके फिर उसका कोई प्रोडक्ट बनाओगे, फिर वो प्रोडक्शन में जाएगा, क्या हो सकता है दूसरी कंपनी को जाए, फिर वहाँ से वो फाइनल कंज्यूमर को जाए। लेकिन सॉप मैन्युफैक्चरिंग, अगर एक बार सॉप बन गया तो वो डायरेक्ट मार्केट में आएगा, उसे कंज्यूमर खरीदेंगे और डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, ये हमारा सॉप मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, ऐसी इंडस्ट्री जो मतलब डायरेक्टली ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री को बोलते क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। आपको ये समझ में आना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स जो यूज करती, जो प्रोड्यूस करती हैं, उनको डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा यहाँ पे यूज किया जाता है। लिखना चाहो तो लिख लो, पेपर में इस तरह के सवाल बहुत बन रहे हैं इस बार। ठीक है, इंडस्ट्रीज डेट प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर, यूज्ड बाय कंज्यूमर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गए, टूथपेस्ट हो गए, आपके सोप हो गए, क्लोथ्स हो गए, आपके शूज हो गए, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ने बना रही हैं। अगर हम यहाँ पर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारा है बेसिक या हैवी इंडस्ट्री। तो देखो, ये हम उन इंडस्ट्री को बोलते हैं जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं अदर इंडस्ट्रीज को, प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। जैसे एग्जांपल में कोल हो गया, सीमेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और इंडस्ट्रीज के बारे में, और लिख लो यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे कैपिटल गुड्स से ही आपको समझ में आ रहा है, जो मशीन्स, टूल्स, ये सब प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि वो मशीन और टूल्स आगे फर्दर प्रोडक्शन कर पाएँ। ठीक है, सॉरी, थोड़ा खांसी सा हो रहा है यार, तो हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस हो।
लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लो क्योंकि क्लास तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या करती हैं? प्रोड्यूस मशीन टूल्स, मशीन एंड टूल्स लिखो, मशीन इंडस्ट्री, मशीन एंड टूल्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है जी। मशीन टूल हो गए, आपकी जो हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती है वो सब इसमें आ गई। ठीक है। एक होती है, जैसे पेन चेंज कर लेते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि यूज करती हैं जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल होता है, जैसे जो किसानों से खरीदती हैं फिर उनको आगे कन्वर्ट करती हैं। तो जो एग्रीकल्चरल जो रॉ मटेरियल होता है उसका यूज करके कुछ चीज़ें बनाती हैं, उनको बोलते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट यूज डेट यूज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, जैसे आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, जो डायरेक्ट शुगर केन खरीदते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं जैगरी में, शुगर में। जूट इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। एक और पढ़ लेते हैं लास्ट, वो होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? तो जो मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं। मिनरल्स को कैसे यूज करती है? डेट यूज मिनरल एज रॉ मटेरियल। जो मिनरल को एज रॉ मटेरियल यूज करती हैं वो होती हैं आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे आपकी क्या है? आयरन एंड स्टील। ठीक है। और जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गई, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो ये सब किसके अंदर आती हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ें इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट थ्रू द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बेसिकली आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है भारतीय संविधान या कौन सा अनुच्छेद संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो देखो, ये अगर यहाँ तो आर्टिकल पूछा है, अगर सबसे ज़्यादा तो शेड्यूल पूछता है कि ये चीज़ें किस शेड्यूल में दी हुई हैं। तो ध्यान रखना ये 7th शेड्यूल में दी हुई हैं। किस में दी हुई हैं? 7th शेड्यूल में। मैंने आपको वन शॉट में भी पढ़ाया था, तब वहाँ पर मैंने आर्टिकल नहीं कराया था लेकिन शेड्यूल बताया था कि इस शेड्यूल में हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बेसिकली हमारी 3 लिस्ट बनाई गई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, संघ सूची जिसे बोलते हैं, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है। देखो, आई नो कि इंग्लिश में मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो संघ सूची होती है, जो यूनियन लिस्ट होती है, उस पर हमारा पार्लियामेंट कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर ध्यान रखना दोनों लोग मिलके कानून बना सकते हैं। लेकिन ये बताओ, सेंटर ने कुछ और कानून बनाया, किसी स्टेट ने उसी पे और कानून बनाया। चलो मैं ये लिख के समझाता हूँ, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो ये किस आर्टिकल में दे रखा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है ना, इंडियन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये दे रखा है मेरे भाई आर्टिकल 246 में। किस में दे रखा है? 246 में। अगर अगर यहाँ पे ऑप्शन है ना, यहाँ पे है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 246 में क्या दे रखा है, तो 246 में यही दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन
पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है। अब आर्टिकल 246 का 1 सब क्लॉज में दे रखी है आपकी यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट दे रखी है? आप बोलोगे भैया यूनियन लिस्ट दे रखी है। यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर आपका जो कानून बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा। कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। अब जैसे इसमें पूछ लेकर डिफेंस किस में आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको वन शॉट में सारे अच्छे से एग्जांपल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से कम दे के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जैसे डिफेंस हो गया, करेंसी हो गई, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, तो ये सब कौन देखेगा? यूनियन लिस्ट में है, यूनियन देखेगा, सेंटर देखेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 246 का सब क्लॉज 2 में आपका क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दे रखा है। अगर मैं कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता हूँ तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो कानून बनाएगा वो पार्लियामेंट भी बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें कानून बना सकता है। जैसे इसमें जैसे क्या आते हैं, जैसे मैरिज, शादी ब्याह से रिलेटेड हो गए मैटर्स, ठीक है। और मैरिज एंड डिवोर्स बहुत पूछा जाता है पेपर में कि ये किस लिस्ट में दे रखा है, ठीक है। आपका और क्या हो गया यहाँ पे, एजुकेशन हो गई सपोज, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ये सारी किस में है? आप ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि सपोज देखो कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने बताया पार्लियामेंट भी कानून बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है, ठीक है। सपोज मैरिज एंड डिवोर्स पर पार्लियामेंट ने कुछ और कानून बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ और कानून बनाया, इन दोनों की नहीं बनी, इसने अलग बनाया, इसने अलग बनाया, तो कौन सा कानून माना जाएगा? तो जो पार्लियामेंट बनाएगा वो कानून माना जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जो सेंट्रल लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। तो बेसिकली क्या है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा गया है। अगर हम अपना संविधान भी पढ़ते हैं तो हमारे संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का, फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको विद स्ट्रॉन्ग पावर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पावर में विद सेंटर को किस में रखा गया है? स्ट्रॉन्ग पावर दी गई है सेंटर को, ठीक है। इसी का अगर हम सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं 246 का 3, तो इसमें आपका क्या देखो, आज से पहले ये सब क्लॉज नहीं पूछे जाते थे, बट 246 पूछ लिया तो हो सकता है सब क्लॉज भी पूछ ले। तो मैंने आज से पहले आपको अर्जुन बैच के वन शॉट में नहीं पढ़ाए थे, यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी कर लो। और कोई भी इन सीरीज में ये सोच के नहीं कराया जा रहा है कि ये मतलब जो पूछा जा सकता है उसी चीज़ को कराया जा रहा है। ये मत सोचना कि भैया बहुत ज़्यादा डेप्थ में करा रहे हैं। ये चीज़ें अगर आप पेपर उठा के देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये डेप्थ में नहीं है, इस तरह के ही सवाल बन रहे हैं जीके के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 246 3 सब क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें आपका स्टेट लिस्ट आती है, जिसमें आपका कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर कानून बनाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि आपका पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब किस में आएंगे? आपके स्टेट हेल्थ में आएंगे, ठीक है। अब एक आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना, आर्टिकल 246A। बेशक ये सब क्लॉज मत याद रखना, ये लिस्ट याद रख लेना, लेकिन ये आर्टिकल ज़रूर याद रखना, आपके पेपर में पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसको जो जोड़ा गया है जब आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। अब आपको एक चीज़ तो पता है कि आपका जो ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किससे रिलेटेड है? तो आप बोलोगे भैया जीएसटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। दोनों के हाथ में पावर है कि वो जीएसटी पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 246A में जीएसटी को ये देखा गया है कि इस पर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पावर है कि वो इसमें टैक्सेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को कैसे करना है उस पर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 246A भी ध्यान रखना, 246 भी ध्यान रखना। बेशक सब क्लॉज को नहीं ध्यान रखोगे, डायरेक्ट यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
सरसई नवार वेटलैंड रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। एक सरसई वेटलैंड है, ठीक है, उसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ रामसर साइट। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, किस इंडियन स्टेट में है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये मेरे भाई कहाँ पर है, ये यूपी में है, ध्यान रखना। और ये जो सरसई नवार वेटलैंड है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये इनके लिए फेमस है। इनको हम बोलते हैं सारस क्रेन्स। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सारस क्रेन्स। अगर इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखी जाए तो सरसई नवार वेटलैंड में ही है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अगर अब हम थोड़ा सा रामसर साइट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपके सवाल जहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो रामसर साइट जो क्या है, रामसर साइट बेसिकली एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन पेपर में पूछा जाए ये कब हुआ था, तो ये जो साइन किया गया था ना, ये आपका 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे साइन हुआ था। और बेसिकली बैटलैंड को प्रिजर्व किया जाएगा, ये चीज़ें इसमें बातें रखी गई थी। 2 फरवरी 1971। और कहाँ पे हुआ था, हम इसे रामसर साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रामसर में हुआ था। और रामसर कहाँ पर है, ईरान में है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कब फोर्स में आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस, कोई भी कुछ भी पूछे पेपर में तो ध्यान रखना 1975 में। इंडिया कब इसका हिस्सा बना, तो ध्यान रखना इंडिया इसका हिस्सा बनता है 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, लगभग 11 साल बाद इसका हिस्सा बनता है आपका कौन, प्यारा भारत हिस्सा बनता है। अभी तक देखें अगर भारत में साइट की लगभग कितनी साइट हैं, तो लगभग 96 हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट की बात करते हैं, फर्स्ट रामसर साइट की अगर हम बात करते हैं कि पहली इंडिया की रामसर साइट कौन सी है, तो एक तो थी चिलिका लेक। चिलिका लेक काफ़ी फेमस है, बताओ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे भैया उड़ीसा में है। और एक थी आपकी क्योलादियो नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको जो न्यूली एडिड आपकी रामसर साइट है उनको कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए पेपर में कि ये जो रामसर साइट हैं ये कब ऐड की गई। बेसिकली ये तो मतलब ये रामसर साइट है या नहीं, इनमें से कौन सी रामसर साइट कहाँ पर है, ये पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है सरसई नवार वेटलैंड, तो ये कहाँ पर है, तो ये पूछा है। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि वो ये बोल दे कि इसको रामसर साइट में जोड़ा गया है, इसलिए बताओ ये कहाँ पर है। जनरली इसको जोड़ा गया है तो ये न्यूज़ में रहा है तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड, ये सब जो आपसे पूछे जाते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मतलब ज़रूरी ये है कि वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बहुत पुराने कहीं से भी उठा के पूछता है। हाँ, जो न्यूज में रहते हैं उनका पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा, वो ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एक है आपका गोगा बिल लेक, तो ये ध्यान रखना ये कहाँ पर है, आपका बिहार में है। ठीक है, उसके बाद है आपका कोपरा रिजर्व। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और एक लेक था सिली सरह करके लेक है, एक सिली सरह लेक, ये आपका राजस्थान में है। ये सब आपकी रामसर साइट है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक है आपका
समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ का है? कर्नाटका का है, कर्नाटका का। ठीक है। अगर कर्नाटका की मैं बात करूँ तो और भी लिख लो कर्नाटका के। ठीक है। एक है आपका मगादी कैरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटका में, कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये भी कर्नाटका में है, ध्यान रखना। ठीक है। एक है आपका बिहार का, एक और ध्यान रखना, एक गोगा बिल लेक है, एक है आपका गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय। तो ये भी कहाँ का? बिहार का है। इसको भी रिसेंटली आपका रामसर साइड में जोड़ा गया है। एक आप ध्यान रखना खीचन वेटलैंड के बारे में, खीचन वेटलैंड के बारे में ध्यान रखना, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है। तो ये न्यूली एडेड रामसर साइट है, ये आपको सारी रामसर साइट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, Which of the following statement best describe the provision of Article 139 of Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 में 139 के प्रावधान का सही वर्णन करता है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आर्टिकल 139 है उसे बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है। तो इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इश्यू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो आर्टिकल है वो तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के आया हूँ, वो 32 है, ना कि 139 है। इट अलाउज पार्लियामेंट टू एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट फॉर पर्पज अदर देन फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल आपका बिल्कुल सही, ये मतलब स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं आर्टिकल 139 की बात करता हूँ तो आर्टिकल 139 क्या करता है, क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो रिट इशू कर सकता है। अगर देखो फंडामेंटल राइट्स के केसेस में अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उस केस में अगर रिट इशू करना है तो वो आर्टिकल 32 का सहारा ले लेगा, आर्टिकल 139 की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई केस ऐसा है जिसमें जो फंडामेंटल राइट से अलग है, अगर उस केस में रिट इशू करना है तो उस केस में रिट इशू आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये आर्टिकल 139 कहता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ध्यान रखना, तभी रिट इशू कर पाएगा जब पार्लियामेंट अलाउ करेगा, कोई ऐसा कानून बना देगा कि भैया इन सब चीज़ों पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है, तभी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर पाएगा। कहने का मतलब है वो पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो इम्पावर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि फंडामेंटल राइट से अलग जो चीज़ें हैं उन पर वो क्या बना सकता है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे सपोज कल को आपकी जॉब लग गई, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब आपको जॉब लगेगी और आपको 6 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिल रही है। आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में कि भैया मेरे को काम कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है, मेरा ये मूल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भैया अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बताओ किस फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट उसे अलाउ करेगा सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर पाएगा अंडर द आर्टिकल 139, क्योंकि ये केस फंडामेंटल राइट का नहीं है, अदर देन फंडामेंटल राइट का है। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 139 यहाँ पे रिट के इसके थ्रू रिट इशू करेगा कि भैया तुम इसकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। वो जब करेगा जब कोई ऐसा कानून लेके आएगा पार्लियामेंट कि इस चीज़ में आप रिट इशू कर सकते हो। ठीक है। तो मेन पावर किसके हाथ में होती है इसमें? पार्लियामेंट के हाथ में होती है। पार्लियामेंट ही एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, और जब सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या करता है, रिट इशू कर सकता है। तो देखो हो सकता है कभी 139 की सब क्लॉज पूछ ले, तो मैं आपको सब क्लॉज भी करा देता हूँ। 2 सब क्लॉज ध्यान रखना, 139 का 1 और 139 का 2। तो 139 का 1 क्या कहता है? 139 का 1 कहता है कि पार्लियामेंट में गिव पावर, पार्लियामेंट में
गिव पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू writ for any purpose for any purpose other than fundamental rights। और यहाँ पर पार्लियामेंट के हाथ में और भी पावर है। पार्लियामेंट कैन, चलो यहाँ ऐसे लिख लो, पार्लियामेंट कैन लिमिट दिस पावर। कितनी पावर दी है उस चीज़ को लिमिट कर सकते हैं। उस पावर को पार्लियामेंट बाद में मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकती है, मॉडिफाई दिस पावर। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर दी है उसे वापस भी ले सकती है कि भैया रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो टेक बैक दिस पावर, टेक बैक दिस पावर। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आर्टिकल 139 आपको समझ में आ गया होगा। एक आर्टिकल और समझ लो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 139A, ठीक है। तो आर्टिकल 139A क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है आपका, जो उच्च न्यायालय है, वो क्या कर सकता है, एक कोई भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट और इटसेल्फ। मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट से बोल सकता है भैया ये तुम्हारे क्षेत्र अधिकार का केस नहीं है, ये उनका है, उनको दे दो, ये हमारा है, हमको दे दो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 139A। अब जिनमें ABC ऐसे लगाए तो वो बाद में ऐड किए गए होंगे। तो अगर कभी पेपर में पूछे कि ये कब ऐड किया गया है आर्टिकल 139A, तो आर्टिकल 139A ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिनको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। जो वन शॉट कराया उसमें पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया, और पहली बता चुका हूँ, गेम चेंजर सीरीज उन्हीं को अच्छे से समझ में आएगी जिन्होंने अर्जुन बैच के वन शॉट किए हैं। हमने अर्जुन बैच वन शॉट में सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। जो चीज़ें रह गई थी, आपका नया एग्जामिनर पूछ रहा है, वो हम इस गेम चेंजर सीरीज में कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आती होगी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 1976 में हुआ था। ये अच्छे से मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब समझ में आया ना। जो आपका सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू कर सकता है वो दो आर्टिकल के तहत करता है। 32 के तहत करता है फंडामेंटल राइट के केस में, 139 आर्टिकल के तहत करता है नॉन फंडामेंटल राइट के केस में। बट आर्टिकल 139 में जब नॉन फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू करता है तो पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना पड़ेगा, तभी वो कर सकता है। उसके बाद अगर कभी पूछे कि हाई कोर्ट अंडर द ब्रिच आर्टिकल यहाँ पर रिट इशू करता है, तो ये करता है 226 अंडर द आर्टिकल 226 के केस में आपका यहाँ पे हाई कोर्ट रिट इशू करता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिमकुट अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ मीजो ट्राइब। कहने का मतलब है आपका मिमकुट फेस्टिवल कौन सी ट्राइब करती है, अगर कभी पेपर में पूछे तो मीजो ट्राइब करती है। इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें ये चार में से ये किससे एसोसिएटेड है, ये आपसे पूछा गया है। मीजो जनजाति का पारंपरिक त्यौहार मिमकुट मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो थोड़ा सा मिमकुट फेस्टिवल के बारे में पढ़ लेते हैं। मिमकुट फेस्टिवल, अगर हम यहाँ पर मिमकुट फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फेस्टिवल है कहाँ का। तो आप बोलोगे भैया मिजोरम का। जब मैं आपको स्टैटिक जीके का वन शॉट करा रहा था ना, उसमें मैंने आपको मिमकुट फेस्टिवल नहीं कराया था, लेकिन एक चाप चार कूट कराया था, आपको अगर याद हो तो चाप चार कूट। तो जैसे कूट, अगर आपने चाप चार कूट पता है मिजोरम का है, ठीक है, तो आप उससे थोड़ा सा एसोसिएट कर सकते हो कि भाई इसमें कुट आ रहा है, इसमें भी कुट आ रहा है, तो हो सकता है ये भी मिजोरम का हो। तो अगर आपको गैस लेना हो तो आप इस तरह से यहाँ पे गैस ले सकते हो। कौन सी ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का है, मीजो ट्राइब के द्वारा किया जाता है। याद रखना काफ़ी आसान है, ठीक है। अब ये कब किया जाता है, ये एक उनका लास्ट हार्वेस्ट होता है उस ईयर का, मेज मक्का, उसके बाद किया जाता है, इसलिए हम इसे लास्ट हार्वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो, जिस तरह से पूछा जाए, लास्ट हार्वेस्ट पूछा जाए या आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ विच क्रॉप पूछा जाए तो आप बता पाओ। तो आफ्टर
आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ मेज, आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ मेज, मेज के हार्वेस्ट के बाद यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम द लास्ट हार्वेस्ट भी बोलते हैं, द लास्ट हार्वेस्ट भी बोलते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अगर कभी सिम्बलाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाए, रिप्रेजेंट के बारे में पूछ लिया जाए, जो अभी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ रहा है, तो ये सर्वाइवल एंड लव को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। एक बार पेपर में आपके वेंडर ने पूछा था कि मिम का मतलब बता दो, मिमकुट फेस्टिवल में मिम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मिम का मतलब होता है लास्ट हार्वेस्ट। मिम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लास्ट हार्वेस्ट होता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिमकुट फेस्टिवल के बारे में है। ठीक है, अब मेमकुट से एक मैंने चापचारकुट बता दिया, ये भी आपका कहाँ का फेस्टिवल है, मिजोरम का। एक पोल कुट फेस्टिवल है, पोल कुट फेस्टिवल, तो ये भी कहाँ का है, आपका मिजोरम का। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर अब हम मिजोरम के और फेस्टिवल की बात करें तो एक और याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लुसई, लुसई फेस्टिवल। अगर हम लुसई फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो ये भी मिजोरम का है, और मिजोरम का न्यू ईयर फेस्टिवल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, न्यू ईयर फेस्टिवल। ठीक है, ऑफ मिजोरम, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और पास की स्टेट की बात करते हैं, त्रिपुरा की। त्रिपुरा में एक फेस्टिवल होता है। पहली बात तो ये फेस्टिवल के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। फेस्टिवल का नाम है खर्ची पूजा। क्या है यहाँ पे, खर्ची, खर्ची पूजा। पेपर में आपको इस तरह से पूछा गया था कि जो डाइटी हैं, कितने भगवानों की यहाँ पे पूजा करी जाती है, तो 14 डाइटीज़ की यहाँ पे पूजा की जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हमने बंसौट कराया था तब भी किया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था कि कितने डाइटीज़ की पूजा होती है। तो वर्शिप ऑफ 14 डाइटीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, मिमकुट अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ मीजो ट्राइब इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग आफ्टर फॉरेस्ट क्लियरिंग, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। सीड सोइंग बिफोर कल्टीवेशन, नहीं, ये आफ्टर हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, वर्शिप ऑफ सन गॉड, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हार्वेस्ट ऑफ मेज एंड रिमेम्बरेंस ऑफ एंसेस्टर्स। ठीक है, तो मक्का की फसल और पूर्वजों की स्मृति, ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मेमकुट फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल आर्किटेक्चर। आपको मुगल आर्किटेक्चर के स्टेटमेंट को यहाँ पे कंसीडर करना है, एंड आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो मुगल बिल्डिंग्स आर करेक्टराइज्ड बाई फीचर्स सच एज लार्ज डॉम्स, माइनरेट्स, माइनरेट्स मतलब जो लंबी लंबी टावर होती हैं, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है चारों तरफ एक जैसा। ठीक है, एंड चार बाग गार्डन। ठीक है, तो ये जो मुगल बिल्डिंग्स हैं ये बिल्कुल इसके बारे में सही है। आपका लार्ज डोम्स देखने को मिलेंगे, मिनरेट्स मिलेंगे, सिमेट्री मिलेगी। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका ताजमहल, चार बाग गार्डन जो बाबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारी यहाँ पे इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। द एक्सटेंसिव यूज ऑफ पियत्रा द्योरा, ये तो मैं आपको वन शॉट में भी करा के आया था कि जो पियत्रा दौरा का जो यूज किया था शाहजहां ने किया था, और ये यहाँ पे ही लिखा हुआ है, स्टोन इनले वर्क। ठीक है, बिकम द प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। तो हमारा यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। थोड़ा सा मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। मुगल्स के बारे में तो हम अच्छे से वन शॉट में देख के आए हैं, आर्किटेक्चर भी पढ़ाया था। जो चीज़ें इस तरह से पूछी जा रही हैं, इससे रिलेवेंट चीज़ें जो भी होंगी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर में सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको कौन सी स्टाइल मिलेगी, तो इंडो इस्लामिक स्टाइल मिलेगी। कौन सी स्टाइल मिलेगी आपको, इंडो इस्लामिक स्टाइल। और ये जो आपकी इंडो इस्लामिक स्टाइल है ना, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी ये पूछे कि ये किसका ब्लेंड है, तो ये इंडो इस्लामिक कैसे बनी, तो ध्यान रखना ब्लेंड ऑफ पर्शियन, इस्लामिक
पर्शियन इधर लिख लेते हैं, इस्लामिक, तुर्किश जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, बताओ कौन कौन से रूलर थे मुगल पीरियड के टाइम पर जो तुर्किश से आए थे। ठीक है, तुर्किश एंड, और तो नहीं था ना, पर्शियन हो गए, इस्लामिक हो गए, तुर्किश हो गए, और आपका इंडियन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन हो गया। ठीक है, एंड इंडियन आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंडो इस्लामिक स्टाइल किस किस का ब्लेंड होता है, पर्शियन, इस्लामिक, तुर्किश एंड इंडियन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। अब देखो यहाँ पर जो पर्शियन, इस्लामिक, तुर्किश, इनकी जो जिस तरह से बनाई जाते थे, जो बनाने की स्टाइल थी, जो डिज़ाइन यूज की जाती थी, जो इंडिया की यूज की जाती थी, उसका ब्लेंड देखने को मिलेगा आपको किस में, मुगल आर्किटेक्चर में। तो उसी को बोलते हैं हम इंडो इस्लामिक स्टाइल। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछे कि इंडो इस्लामिक स्टाइल किसका ब्लेंड है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फीचर्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिया ही है, तो इसे हम दोबारा क्या ही लिखवाएं कि जैसे फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, लार्ज डोम्स, मिनरेट्स, सिमेट्री एंड चारबाग गार्डन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। और अगर हम बात करें चारबाग गार्डन किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ध्यान रखना ये बाबर ने किया था। चलो वो मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन और एक और चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना, अभी हम देखेंगे कौन सी नई चीज़ किसने इंट्रोड्यूस की थी। उससे पहले ये देख लो कि जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो आपका बिल्डिंग मटेरियल है, जो मुग़ल आर्किटेक्चर के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, रेड सैंडस्टोन सबसे ज़्यादा यूज किया गया। और उसके बाद पहले ये लगभग आप मान सकते हो कि अकबर से लेके जहांगीर के टाइम पीरियड तक आपका क्या यूज किया गया था, रेड सैंडस्टोन का बिल्डिंग्स बनाने में ज़्यादा यूज किया गया। फिर आपको पता है कि वाइट मार्बल का यूज किया गया था, और वाइट मार्बल का अगर हम देखें सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज वाइट मार्बल का किसने किया, तो आपके शाहजहाँ भाई साहब ने किया था। ठीक है, शाहजहाँ ने किया था, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगर पेपर में ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली बिल्डिंग मटेरियल मुगल आर्किटेक्चर में कौन सा यूज किया गया है, तो आपको दो पता होना चाहिए, रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे कि जब बाबर आया और बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके बाद उसने 4 साल इंडिया में राज किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये चार बाग गार्डन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे चलो लिख लो, इंट्रोड्यूस्ड चार बाग गार्डन। ठीक है, इसका अगर कभी चार बाग गार्डन का अगर एग्जाम्पल कभी पूछा जाए तो आप राम बाग जाना, और राम बाग कहाँ पर है, आगरा में। तो जो आगरा में आगरा में रहते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे इमेज देख सकते हो, अगर आप आगरा से नहीं हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अकबर की, जैसे मैंने बताया वाइट मार्बल का यूज किसने किया, शाहजहाँ ने किया। लेकिन अगर एक्सटेंसिव यूज पूछा जाए रेड सैंडस्टोन का, कि रेड सैंडस्टोन का एक्सटेंसिव यूज किसने किया था, तो वो आपका किया था अकबर ने। ठीक है, जैसे आप फतेहपुर सीकरी देखोगे और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इसने बनवाए, तो सब ज़्यादातर किससे थे, आपके रेड सैंडस्टोन से थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम शाहजहाँ की बात करेंगे तो शाहजहाँ ने वाइट मार्बल का इंट्रोडक्शन एक तरह से किया है, एक्सटेंसिव यूज किया, इंट्रोडक्शन तो नहीं बोलेंगे, अगर वाइट मार्बल का एक्सटेंसिव यूज किया तो वो किसने किया, शाहजहाँ ने किया। शाहजहाँ में आपको परफेक्ट सिमेट्री देखने को मिलेगी। सिमेट्री मतलब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, इस तरह की सिमेट्री है कि चारों तरफ एक जैसा, या आधा उधर वैसा है तो आधा इधर ऐसा हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं। अगर कभी पूछे कि लेस डेकोरेटिव स्टाइल किस में देखने को मिली, तो मतलब जैसे आपको देखोगे ना, जो सबसे ज़्यादा खड़ूस व्यक्ति होगा वही ना, जिसको हमेशा अपना राजपाट मतलब एक्सपेंड करने की लगी रही, वो कभी आर्ट वगैरह पर उतना फोकस नहीं किया। ठीक है, तो लेस डेकोरेटिव स्टाइल मतलब ये इस इंसान पागल था एक्सपेंशन के पीछे, है ना। अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं, और इसके चक्कर में पूरा मुगल पीरियड ही मतलब वीक पड़ गया था, क्योंकि जो देखो आप एक्सपेंशन करते हो ना, कहते हैं ना, आप इतनी सी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आप इतना चीज़ कर लोगे तो अब ना तो आप इधर के रहोगे, ना इधर के रहोगे, ना इधर के रहोगे, तो वही से ये साथ हुआ। ठीक है,
ये आर्मी भी वीक हो गई, पैसे भी ख़त्म हो गए तिजोरी में, और मतलब उसे कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं। तो उसके बाद आपको देखोगे कि औरंगजेब के बाद मुग़ल का क्या हालत हुआ। ठीक है, तो लेस डेकोरेटिव स्टाइल देखने को मिलती है आपको औरंगजेब के टाइम पर। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे एक बादशाही मौजक बनी थी, मस्जिद बनी थी। ठीक है, बादशाही मौजक, ठीक है, मस्जिद। और ये कहाँ पर है, ध्यान रखना, लाहौर में है। कहाँ पर है आपकी, लाहौर में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोनल काउंसिल इन इंडिया। आपको जोनल काउंसिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कंसीडर करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो जो जॉन, एक सेकंड, हम वो देख के आए थे ना, मैंने आंसर बता दिया था ना। हाँ, दोनों सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, तो बोथ 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोनल काउंसिल इन इंडिया। जोनल काउंसिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ें, थोड़ा सा जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं कि जोनल काउंसिल होती क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो देखो, जोनल काउंसिल आपकी एक तरह से, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइज करती है। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये होती क्या है। मैंने आपको बताया था जब मैं पॉलिटी का 1 शॉट करा रहा था कि अलग तरह की बॉडी होती हैं, स्टैट्यूटरी भी होती है, नॉन स्टैट्यूटरी भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो चलो वो हो गई, जिनका देखो पेपर में कभी सवाल आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, अगर आपने उस बॉडी का कोई आर्टिकल पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में उस बॉडी का आर्टिकल दे रखा है, ठीक है, तो वो आपकी कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, लेकिन जिसका कोई आर्टिकल नहीं है, जो किसी एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है, किसी कानून के थ्रू बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जोनल काउंसिल का कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं सुनेंगे। ठीक है, कोई आर्टिकल इंसर्ट नहीं किया गया, कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है, ये एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, और उसके थ्रू यहाँ पर आपका क्रिएट किया गया। ठीक है, तो उसी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ये जोनल काउंसिल बनाए क्यों गए, तो भाई ये जोनल काउंसिल बनाने का जो मेन पर्पस था वो था कि जो कॉपरेशन है स्टेट्स के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको प्रमोट करना, उसको बेहतर बनाना। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द स्टेट्स या बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसे रिजॉल्व करना जोनल काउंसिल की जिम्मेदारी है। ठीक है, कभी पूछे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो आपका एक एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब आपको पता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना दी गई इसके थ्रू, हम पढ़ के आए हैं पॉलिटी के 1 शॉट में। जब इसके थ्रू जब इसके थ्रू जिस एक्ट के थ्रू बनाई गई, उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपस में स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होना जाहिर था, आपस में नहीं बनेगी लोगों के लीडर्स की। ठीक है, क्योंकि स्टेट के बेसिस पे अलग अलग हो चुके थे, अब तुम अलग हम अलग। कल को ऐसा ना हो जाए कि ऐसे 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 रिलेशन हो जाए कि तुम इंडिया हम पाकिस्तान। तो मतलब कॉपरेशन बना रहना चाहिए भैया, अलग हो गए हैं लेकिन है एक ही देश का हिस्सा। तो उस चीज़ को कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए आपका जोनल काउंसिल बनाए गए थे। ठीक है, तो किस एक्ट के थ्रू बनाए गए, तो ध्यान रखना है इसी एक्ट के थ्रू बनाए गए थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं वो कैसे बनती हैं, एक्ट के थ्रू बनती हैं। तो जो आपका जोनल काउंसिल है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू बनाए गए हैं, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पेपर में कभी ये पूछे कि भारत में कितने जोनल काउंसिल हैं, तो 5 जोनल काउंसिल हैं। जोनल काउंसिल और जोन वाइज काउंसिल बना दिए, जैसे एक नॉर्थ में बना दिया, एक सेंट्रल में बना दिया, एक ईस्टर्न में बना दिया, एक वेस्टर्न में बना दिया, एक सदर्न में बना दिया। तो टोटल आपके कितने बन गए, ठीक है, एक नॉर्दर्न में, एक आपका सेंट्रल में। ठीक है, मतलब आप ऐसे याद कर लो, जैसे डायरेक्शन से याद कर लो, नॉर्थ में नॉर्दर्न, साउथ में सदर्न, ईस्ट में ईस्टर्न, वेस्ट में वेस्टर्न, एक बीच में सेंट्रल। ठीक है,
तो कुछ ऐसा रटने वाली चीज़ ही नहीं है। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, आपका जोनल काउंसिल्स के बारे में हो गया। ये जो 5 जोनल काउंसिल हैं, इनका अगर कभी आपसे चेयरमैन पूछे कि इनका चेयरमैन कौन होता है, तो इनका चेयरमैन जो यूनियन के होम मिनिस्टर होते हैं, जो आपके यूनियन के होम मिनिस्टर, अभी हमारे भारत के यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, ज़रा बताएंगे आप मुझे। काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, जनरल काउंसिल आर स्टेट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, द यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल जनरल काउंसिल। जो आपके होम मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन होते हैं सभी जनरल काउंसिल्स के। तो हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ और स्टेट्यूटरी बॉडी बता दें आपको, पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। मुझे बता दो, जो सीबीआई है ये भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सीबीआई एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसका कोई संविधान में जिक्र नहीं है। ये किस एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो ध्यान रखना, ये बनाया गया था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। जैसे आपकी एक आरबीआई भी स्टेट्यूटरी बॉडी है, अगर कभी पूछे क्या आरबीआई किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, तो ये आया था आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे आरबीआई क्रिएट की गई थी। आरबीआई भी आपकी क्या है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। आगे बढ़े, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, under which of the following article of the Indian Constitution does Parliament have the power to legislate on subject in the state list during a national emergency? अब देखो यहाँ से अगर हम देखें ना, अभी हम लास्ट क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में देख के आए हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हो, मैंने पिछले जब हमारे ये सीरीज स्टार्ट हुई है तब से 1-2 लेक्चर में और आपको यहाँ से कराया है, इस पार्ट से कराया। पार्ट 11 से काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको पार्ट 11 देखते हैं, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में हमारा पार्ट 11 से ही था। पार्ट 11 क्या कहता है, तो मैंने बताया हुआ है, शायद मैंने आपको पार्ट नहीं बताया था, कि मैंने आपको बताया था 7th शेड्यूल के बारे में। 7th शेड्यूल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर अमंग द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो ये अगर पार्ट वाइज देखा जाए कि किस पार्ट में डिस्कशन किया गया है इसके बारे में, तो पार्ट 11 में डिस्कशन किया गया है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके आर्टिकल कितने से कितने तक हैं, तो 245 से लेके 263 तक यहाँ पर इसके टोटल आर्टिकल हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 246, तो आपको पता ही होना चाहिए, मैं आपको बता के भी आया हूँ। आर्टिकल 246 क्या करता है, जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आर्टिकल देखते हैं, ठीक है, उससे पहले आर्टिकल 245 भी बता ही देता हूँ। आर्टिकल 245 में लिखा हुआ है एक्सटेंट ऑफ लॉज। एक्सटेंट ऑफ लॉज का मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ लॉज का मतलब है पार्लियामेंट को ये हक दिया हुआ है कि भैया तुम कानून बना सकते हो, पूरे भारत के लिए बना सकते हो, कुछ पार्ट के लिए अगर आप कानून बनाना चाहते हो तो कुछ पार्ट के लिए बना सकते हो, जैसे कि इंडिया के कुछ एक हिस्से के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको लगता है कि यहाँ पे ये कानून होना चाहिए तो आप कानून बना सकते हो, ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट अपने ही राज्य के लिए कानून बना सकती है, वो किसी दूसरे राज्य के लिए कानून नहीं बना सकती है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता के आया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ये भी दे दिया
अंडर द आर्टिकल 246 के इसमें तुम कानून बनाओगे, इसमें तुम कानून बनाओगे, इसमें तुम कानून बनाओगे। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल 246 पढ़ाया। आर्टिकल 246 ए भी मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो इसे भी हम फिर से नहीं करेंगे। इसमें मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था कि जीएसटी अंडर द 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2016 में जब इंसर्ट की गई तो ये बताया गया कि भैया जीएसटी पे स्टेट भी कानून बना सकता है, यूनियन भी कानून बना सकता है। ठीक है, 247 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 248 की, इम्पोर्टेंट आर्टिकल बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है आपकी रेजिड्यूरी पावर के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है? आपकी रेजिड्यूरी पावर के बारे में दिया हुआ है। कहने का मतलब है, रेजिड्यूरी पावर का मतलब क्या है? इस आर्टिकल के तहत ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 246 में इन्होंने क्या करा कि एक लिस्ट बना दी कि यूनियन इसमें कानून बनाएगी इतनी लिस्ट में, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया, वो हो गई यूनियन लिस्ट। एक बना दी इन्होंने स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य कानून बनाएगा। एक बना दी इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें राज्य और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ये बताओ, किसी एक ऐसे सब्जेक्ट पे कानून बनाना हो जो इस लिस्ट में मेंशन ही ना हो। सपोज ये लिस्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हुआ, तब आपका बना था ये लिस्ट। अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, सपोज बहुत सारी चीज़ें आ गई ना, साइबर क्राइम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त नहीं थी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं थी। ठीक है, तो अभी अगर इन पर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? मतलब जो लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। तो वही कहता है आर्टिकल 248 कि अगर मतलब रेजिड्यूरी का पावर का मतलब है अगर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? जो ऐसे सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है लिस्ट में, तो पार्लियामेंट बनाएगा। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, पार्लियामेंट मतलब सेंटर बनाएगा। पार्लियामेंट का मतलब है सेंटर बनाएगा। पार्लियामेंट हैज पावर ओवर subjects not mentioned in any list। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो उन सब्जेक्ट्स पर लिस्ट मतलब कानून बना सकता है जो लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। ये अंडर द आर्टिकल 248 है। तो देखो, हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपसे स्टेटमेंट बना के ये दे देगा, आर्टिकल नहीं पूछेगा। इतने टफ आर्टिकल जनरली अभी तक नहीं पूछता था, लेकिन इस बार पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल भी इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। एक आर्टिकल इससे ही रिलेटेड है 250, वो भी याद रखना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उस वक्त स्टेट अपने लिए कानून नहीं बना सकता। तो उस वक्त उन स्टेट के लिए कानून कौन बनाता है? तो ध्यान रखना, उस वक्त स्टेट के लिए कानून आपका पार्लियामेंट बनाता है। कहने का मतलब है वो चीज़, बस इतना ध्यान रखना, आपका आर्टिकल 250 में मेंशन्ड है कि जब आपका नेशनल इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, सपोज आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, तो जो स्टेट लिस्ट है ना, जो स्टेट लिस्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में मैंने बताया किसका हक है? स्टेट का हक है। लेकिन अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो वो स्टेट लिस्ट पे भी जो चीज़ें होंगी उस पर भी कानून कौन बनाएगा? आपका पार्लियामेंट बनाएगा। कहने का मतलब है सेंटर बनाएगा। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ किस आर्टिकल में मेंशन है तो वो मैंने आपको बता दिया, अंडर द आर्टिकल 250 मेंशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 254 के बारे में, तो ये बात करता है रिप्यूगनेंसी के बारे में, रिप्यूगनेंसी के बारे में। अभी ये वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ, बट आर्टिकल नहीं बताया था कि जैसे अगर कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है उस पर सेंटर भी कानून बनाता है, स्टेट भी कानून बनाता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो प्रिवेल कौन करेगा? कौन सा कानून माना जाएगा? सपोज सेंटर ने कोई और कानून बनाया, स्टेट ने कोई और कानून बनाया, तो इसमें कानून कौन सा माना जाएगा? तो इसमें कानून जो सेंटर बनाएगी वो माना जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर द आर्टिकल 254 है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल मैंने नहीं बताया था, तो आर्टिकल भी पूछ ले, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं जिस हिसाब से आपका इस पार्ट से काफ़ी सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ सेंटर एंड स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो सेंट्रल लॉ क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। सेंट्रल लॉ प्रिवेल।
ठीक है, ओवर कॉन्करेंट लिस्ट, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और आर्टिकल देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 256। तो आपका जो आर्टिकल 256 है, आर्टिकल 256 क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये कहता है सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट सेंट्रल लॉज। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर बस इतना सा समझो, इसकी ये कहना चाह रहा है कि अगर केंद्र कोई भी कानून बनाता है तो वो राज्य को ये डायरेक्शन दे सकता है, ये बोल सकता है कि भैया इस चीज़ को तुम फॉलो करो, हमने ये कानून बना दिया है, अब ये कानून पूरे देश में लागू होगा, और साथ में अपने स्टेट में, अपने राज्य में इस कानून को इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है, तो सेंटर यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है। अंडर द विच आर्टिकल, तो अंडर द आर्टिकल 256। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और मे बी इतने इम्पोर्टेंट आर्टिकल, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एक आर्टिकल और ध्यान रख लो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसी गेम चेंजर सीरीज में आर्टिकल 263, इसके थ्रू आप क्या बना सकते हो, इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हो। क्या बना सकते हो, इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हो। और ये इंटर स्टेट काउंसिल बनाएगा कौन, तो इसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी बना सकते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज पार्लियामेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो यही पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 250, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। ओके, ठीक है, तो पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाज लॉन्च्ड इन 2015। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा वाज लॉन्च्ड इन 2018। तो देखो, ईयर तो ये दोनों सही हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पीएम आशा के बारे में, पीएम आशा, ठीक है, तो अगर हम पीएम आशा के बारे में बात करते हैं, तो पीएम आशा की फुल फॉर्म तो यहाँ लिखी हुई है, तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, अभी ये पीएम आशा किस चीज़ को इंश्योर करता था, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो स्कीम है, ये देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, तो उसी को इंश्योर करने के लिए आपका पीएम आशा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो 2018 में यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एमएसपी बोलते हैं, टू फार्मर्स, किसानों के लिए जो उनकी फसल होंगी उनके लिए एमएसपी होगी, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, कि इससे कम पे आप नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, मिनिस्ट्री बहुत पूछी जाती है पेपर में, तो मिनिस्ट्री ध्यान रखना, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरी स्कीम की, ठीक है, जो कि है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, PMKSY। ठीक है, अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं, तो ये जो आपका सिंचाई से ही आपको समझ में आ रहा है,
जो इरिगेशन है उसको इम्प्रूव करने का यहाँ पे ठाना था इस स्कीम के थ्रू। सबसे पहले तो कब लॉन्च की गई थी वो ध्यान रखना, 2015 में लॉन्च की गई थी। आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपके गांव में भी ट्यूबवेल लगाए गए हों, एक बड़ा सा ट्यूबवेल लगाया गया हो, बहुत गाँव में ट्यूबवेल्स लगाए गए थे, ट्यूबवेल्स जहाँ से पानी निकलता, मोटर वगैरह लगाई जाती है, वो चलती है तो पानी खींचती है नीचे से, ठीक है। तो इस स्कीम का लक्ष्य ये था कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो कभी पूछे कि ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी, तो इम्प्रूव इरिगेशन कवरेज, इम्प्रूव इरिगेशन कवरेज, ठीक है। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। इसमें क्या इंश्योर कर रहे हैं ये? हर खेत पानी, हर खेत को पानी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? जो ऊपर लिखी हुई है उसी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ऊपर से देख के लिख लेना, ठीक है। बाद बाकी का नोट्स में आपको सारा जो इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। आप अगर हिंदी से हो आई दो, हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हिंदी में आपको बिल्कुल अलग नोट्स मिलेंगे, जो पीडीएफ अगर आप इसकी एक्सेस कर रहे हो तो, और इंग्लिश में बिल्कुल इसके अलग नोट्स मिलेंगे। उसके बाद हाँ, हमारा ये 2 स्कीम हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 2015 में लॉन्च की गई, सही है। तो बोथ 1 और 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम 1-2 स्कीम के बारे में और बात करें जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक है हमारी ई नाम। तो अगर हम ई नाम की बात करते हैं तो ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये लॉन्च कब हुआ। तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में। और ये है क्या? तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, एक सिंगल नेशनल ऑनलाइन मार्केट है जो कि यहाँ पर आपके फार्मर्स को एक बेटर प्राइस इंश्योर करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी जेन्युइन प्राइस देख सकते हो, क्योंकि कहीं पे प्राइस कुछ और होती है, कहीं पे प्राइस अपनी क्रॉप्स की प्राइस देख सकते हो, ठीक है। तो एक ऑनलाइन मार्केट है और आप उसे बेच सकते हो, ख़रीद सकते हो वहाँ से चीज़ें। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ये भी किसने की? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सेम मिनिस्ट्री ने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड फार्मर्स वेलफेयर मंत्रालय ने इसको किया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पंथी डांस अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंथी डांस है वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? वो मेनली किस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, सबसे पहले पंथी डांस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पंथी डांस किससे एसोसिएटेड है आपका? अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये सतनामी कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, और कहाँ का है आपका? छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और ये जो किसके द्वारा किया जाता है, कौन इसको करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। परफॉर्म्ड बाय फॉलोअर्स, परफॉर्म्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ गुरु घासीदास, ऑफ गुरु घासीदास के जो फॉलोअर्स हैं वो इसे करते हैं। और ये जो गुरु घासीदास हैं ये सतनामी सेक्ट के फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ सतनामी सेक्ट, फाउंडर ऑफ सतनामी सेक्ट। इट मीन्स कि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो सतनामी कम्युनिटी के होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका इनका क्या सही हो जाएगा, कौन सी कम्युनिटी करती है इसको? सतनामी कम्युनिटी करती है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ के और डांस के बारे में देखते हैं तो एक है जैसे करम डांस। कौन सा है आपका? करम डांस। तो अगर हम करम डांस के बारे में पढ़ते हैं तो करम डांस, पहली बात तो एक करम ट्री होता है उसकी पूजा की जाती है, करम
ट्री होता है, उसकी एक करम पेड़ होता है, उसका पूजा किया जाता है, और एक करम फेस्टिवल होता है, उस पर ये करम डांस किया जाता है। तो ये सब एसोसिएटेड करते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है गौर डांस, ठीक है। तो गौर डांस भी जो आपका छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला रीजन है ना, वहाँ पे किया जाता है। और इसको कभी कभी गौर डांस ना बोल के गौर मारिया भी बोल देते हैं, गौर मारिया डांस। वो हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये जो मारिया है, ये वहाँ की ट्राइब है जो कि गौर डांस करती है, ठीक है। मारिया आपकी क्या है, एक ट्राइब है जो कि गौर डांस करती है, इसलिए हम कभी गौर मारिया डांस भी बोल देते हैं। या कभी पूछे कि गौर डांस किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो मारिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। एक डांस है आपका राउत नाच। अगर हम इस डांस के बारे में बात करते हैं तो इसको यादव कम्युनिटी करती है। ये सभी छत्तीसगढ़ के डांस हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और कभी पूछा जाए कि ये कब किया जाता है, तो दिवाली पे किया जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर इसमें थीम जो होती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो किसकी होती हैं, लॉर्ड कृष्णा की होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सारी आपको छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस हो गए, आपका पंथी डांस भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, हाउ डज करप्शन मोस्ट डायरेक्टली अंडरमाइन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार भ्रष्टाचार किस प्रकार वैश्विक जलवायु कार्रवाई को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो अभी देखो सीपीआई है क्या। सीपीआई में जैसे आप पढ़ रहे हो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। परसेप्शन से एक चीज़ देखो, परसेप्शन होता है कि मुझे ऐसा लगता है, परसेप्शन का मतलब है ऐसा हमको लगता है। परसेप्शन होता है उसमें एक्चुअल से कोई कोई लेना देना नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है, एक है कि मेरा परसेप्शन ऐसा है, ठीक है। तो वही सीपीआई भी कहता है कि सीपीआई में करप्शन कितना है किसी देश में, उस देश के लोग क्या सोचते हैं, क्या परसीव करते हैं। एक्चुअल में करप्शन कितना है उस चीज़ को नहीं दिखाता है। वहाँ के लोग, उस देश के लोग कितना समझते हैं कि उनके देश में कितना करप्शन है, कितना वो परसीव कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स आता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल करप्शन को नहीं दिखाता है। जो सीपीआई इंडेक्स है ना, ये एक्चुअल करप्शन को नहीं दिखाता है, एक्चुअल करप्शन को मेजर नहीं करता है। ये सिर्फ परसेप्शन करता है, ओनली परसेप्शन। मतलब कैसे, वहाँ के लोगों के से बात करके फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि वहाँ के लोगों को क्या लगता है कि उनकी सरकार कितना करप्शन कर रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की, अगर कभी पेपर में आपसे थीम पूछ ले कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी करप्शन एंड क्लाइमेट एक्शन। क्या थी, करप्शन एंड क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लाइमेट एक्शन आप सभी को देखो, करप्शन तो आपको पता ही है। क्लाइमेट एक्शन का मतलब होता है कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आपको क्लाइमेट के लिए ऐसे एक्शन लेने हैं जैसे कि आपको पॉल्यूशन रिड्यूस करना है, क्लीन एनर्जी का यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पूछा क्या गया है पेपर में, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, हाउ डज करप्शन मोस्ट डायरेक्टली अंडरमाइन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार भ्रष्टाचार किस प्रकार वैश्विक जलवायु कार्रवाई को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है बाई वीकनिंग फाइनेंशियल मार्केट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। वाई डिस्करेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट। और हमारा स्टेटमेंट थर्ड है बाय डाइवर्टिंग क्लाइमेट फंड्स एंड अलाउइंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। तो यहाँ पर हमारा जो मोस्ट लाइकली जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। वाई डाइवर्टिंग क्लाइमेट फंड्स
कहने का मतलब है हमारा जो इंडेक्स है उसका थीम ही क्लाइमेट एक्शन था। तो क्लाइमेट एक्शन पे काम क्यों नहीं होता, क्लाइमेट एक्शन पे काम क्यों नहीं हो रहा है और ये कैसे रिलेटेड है करप्शन से, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो क्लाइमेट फंड की बात करते हैं हम। क्लाइमेट एक्शन के लिए हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन रिड्यूस करना है। अभी देखो आप दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर ने मे बी या पब्लिक ऑडियंस में से किसी ने सवाल पूछा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, बट उनकी सीएम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जो किसी भी चीज़ से मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो एज अ CM अगर तुम ऐसी बातें करते हो तो शोभा नहीं देता है। तो वही है कि कहने का मतलब है कि तुम लोगों की जो परेशानी है उसको आप सीरियसली ले नहीं रहे हो, है ना। जब आप इतनी, ठीक है बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, हाँ वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे क्लाइमेट फंड्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर क्लाइमेट फंड, जब आप क्लाइमेट एक्शन करना है, क्लाइमेट के लिए काम करना है, तो उसके लिए फंड भी आएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास फंड होता है, क्लाइमेट फंड, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट फंड। अब गवर्नमेंट इस फंड से क्या करेगी, उसको पेड़ लगाने चाहिए, उसको सोलर पावर प्लांट बनाने चाहिए। तो ये सब मतलब उसे जो मेजर स्टेप ले सकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे होने लग जाए, सारा क्लाइमेट फंड जो आता है, क्लाइमेट फंड का मतलब होता है क्लाइमेट को बचाने के लिए, जो इम्प्रूव करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो फंड आता है, जो पैसा आता है उसको हम फंड बोलते हैं। तो उसका अगर ऐसे ढंग से यूज करने लग जाए गवर्नमेंट, तो फिर तो पॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। दिल्ली की जो हालत है, जो आज बड़े बड़े मेजर शहरों की जो हालत हो रही है ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है, तो वो नहीं होगी ना, एटलीस्ट उतनी तो नहीं होगी। हम ये नहीं मान रहे कि 100% सही हो जाएगा, एटलीस्ट इतनी हालत तो ख़राब नहीं होगी कि इंसान डर में जी रहा है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति रहने वाला इस वक्त डर में जी रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लगाना चाहिए सोलर पावर प्लांट, लगाना चाहिए ट्री, करना चाहिए अफॉरेस्टेशन। लेकिन ये क्या करते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो या तो ये पैसा चोरी कर लेते हैं, उसका मिसयूज कर लेते हैं। खर्च करना था 10 लाख, 1 लाख रुपए खर्च करना है, फेक प्रोजेक्ट दिखा देते हैं हमने तो ये करा था, अपनी जेब में पैसा रख लेते हैं, इनकम्प्लीट वर्क रहता है। तो जिसकी वजह से कहने का मतलब है वाई डाइवर्टिंग क्लाइमेट फंड्स, जो क्लाइमेट फंड्स आ रहा था उसे डाइवर्ट कर देते हैं, जहाँ यूज करना था वहाँ पे यूज नहीं करते हैं। एंड अलाउइंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए लॉ बनानी चाहिए, कानून बनाने चाहिए कि भैया आप इतना नुकसान कर रहे हो, इतना पॉल्यूशन कर रहे हो तो उसे कम करो, सोलर पैनल लगाओ। मतलब मेजर स्टेप लेने चाहिए कंपनीज के अगेंस्ट कि भाई इतनी ख़राब कंडीशन होने जा रही है, अगर आप इतना कर रहे हो तो आपको इतना प्लांट ट्री करना ही करना है, इतना आपको, आप सोलर पैनल यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, ये करो वो करो। बहुत सारी उनके अगेंस्ट बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं। लेकिन आपकी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो उनको ब्राइब करते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मैं छोटे लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो ये पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको बुरी तरह से ब्राइब किया जाता है, मतलब बहुत पैसा दिया जाता है। और जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको उनके फेवर में बनाया जाता है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फैक्ट्री होती हैं, उनके फेवर में उन पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। इसका मतलब है थोड़ा सा आपको क्या दे रहे हैं, आप उनको अनड्यू, मतलब उनको फेवर कर रहे हो। जो आप इसको हम बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब क्योंकि तुमने पैसा लिया है, अब तुम स्ट्रिक्ट, अब कंपनी ने पैसा इसलिए दिया है क्योंकि उसे पता है कि अगर कल को ये पॉलिसी आ जाएगी तो इसमें हमारा ज़्यादा खर्चा होगा, इसको कंट्रोल करने के, हो सकता है हमें कोई मशीन चेंज करनी पड़े, हो सके हमें प्लांट लगाना पड़े, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होगा, इससे अच्छा हम ब्राइब दे देते हैं। तो ब्राइब दे देते हैं जिससे कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को उतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाया जाता है, कंपनी के फेवर में बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया। आई होप ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है। अब थोड़ा सा अगर हम रैंक की बात करते हैं तो 2024 में रैंक 96 थी, और अगर 2025 की बात करते हैं तो इसमें भी आपकी रैंक 96 है। आउट ऑफ अगर हम बात करते हैं 180 CPI स्कोर होता है। तो अगर कभी स्कोर पूछ ले तो इंडिया का जो स्कोर है वो था 38 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी। तो देखो न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी क्या है इंडिया की।
तो न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी, देखो यहाँ पे हम स्टेटमेंट के थ्रू ही कर लेते हैं। द पॉलिसी सॉरी, द पॉलिसी प्रमोट टूरिज्म इन प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन मिनिमम इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है जो पॉलिसी है हमारी वो प्रमोट करती है टूरिज्म को इन प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है हमारे जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनमें विद इन मिनिमम इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कि आपको इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो वहाँ के लोकल्स होंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। टूरिज्म जब बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहाँ जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनको होता है, उनको रोज़गार मिलता है। तो उन सबको प्रमोट भी करना है, हम टूरिज्म बंद नहीं कर सकते। लेकिन इको टूरिज्म पॉलिसी इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि भाई आप ठीक है टूरिज्म के लिए जा रहे हो, लेकिन आप इम्पैक्ट कम डालना, चीज़ों को बिगाड़ना कम, नुकसान कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द पॉलिसी प्रमोट टूरिज्म इन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इट इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन इको टूरिज्म एक्टिविटी, तो लोकल कम्युनिटीज़ को भी मतलब उनका पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज करती है, जिससे कि उनको रोज़गार मिले, सारी चीज़ें हों। तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगा। द पॉलिसी एम्स टू कन्वर्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज इनटू लार्ज कमर्शियल रिजॉर्ट, तो ये तो यार स्टेटमेंट देख के ही लग रहा है कि ये तो मतलब नहीं होगा। आप कह रहे हो कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनको रिजॉर्ट में बना दो। ठीक है, तो रिजॉर्ट बनाओगे मतलब आप फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हो, और ये तो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। तो ये इको 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 कैसे हो गई? ठीक है, तो इतना आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 3 तो यहाँ पे गलत हो ही जाएगा, और आपको ये पता चल गया कि स्टेटमेंट 3 गलत है, तो ऑप्शन बी तो आपका हट ही गया, ऑप्शन डी आपका हट ही गया। आपके पास 2 लगाने थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इको इको टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इको टूरिज्म का मतलब होता है कि आपको नेचर भी इंजॉय करना है, उसको हार्म भी नहीं करना। तो इको जो आपकी न्यू इकोनॉमिक टूरिज्म पॉलिसी है वो यही है कि आपको कंजर्वेशन और लाइवलीहुड को क्या करके चलना है, बैलेंस करके चलना है। जंगल और आपके जानवर हैं वो भी सुरक्षित रहें, और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिले। इसे बोलते हैं हम बैलेंस कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो मेजर अगर आप देखेंगे आपका न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्ट यही था। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें तो हमें और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड देखें तो देखो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करता हूँ तो 1972 में आया था, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि आपको प्रोटेक्शन करना है जो वाइल्ड एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं उनको, और इसके लिए इस एक्ट के थ्रू बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक आपका आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करते हैं तो ये 1980 में आया था, और ये प्रिवेंट करने के लिए आया था, रोकने के लिए आया था। किसको? डिफॉरेस्टेशन को। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ हैं काटे जाते हैं, पेड़ पौधे जो काटे जाते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको फॉरेस्ट लैंड यूज के लिए चाहिए, फॉरेस्ट की जगह यूज के लिए चाहिए, तो आपको प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन इन इंडिया ब्राइब है जो सब कुछ करा देती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में, तो ये आपका क्या था, यहाँ से इंडिया ने एक अपना फॉरेस्ट कवर का टारगेट डिसाइड किया था कि जितना इंडिया के पास टोटल लैंड है उसका 33%, कितना वो टोटल एरिया किससे कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ये इंडिया का टारगेट लिया था 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ें। मैं जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो रिपोर्ट है, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको करंट अफेयर में, इसलिए यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कलवेलिया डांस। आपको कलवेलिया डांस के बारे में स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। कलवेलिया डांस पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर स्टेटमेंट भी देख लेंगे। ठीक है,
जो आपका कलवेलिया डांस है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कलवेलिया डांस है कहाँ का। तो कलवेलिया डांस आपके राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ये किसकी कॉपी करता है? अगर किसको इमिटेट करता है, कहते हैं ना इमिटेट करना किसी का, जैसे और जैसे सामने वाला कर रहा है वैसे तुम कर रहे हो, तो ये स्नेक का करता है। एक तरह से स्नेक डांस भी बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से स्नेक को एक तरह से जो स्नेक का मूवमेंट होता है उसको कॉपी किया जाता है कलवेलिया डांस में, ठीक है। और कलवेलिया डांस करती कौन है, सॉरी करते कौन है? तो कलवेलिया डांस यहाँ पे करते हैं जो कलवेलिया कम्युनिटी होती है भाई। कलवेलिया यानी कि या तो कलवेलिया दिया होगा या एग्जामिनर इतना वो नहीं देगा, सपेरा देगा उसकी जगह। तो कम्युनिटी, तो कौन सी कम्युनिटी करती है? सपेरा कम्युनिटी या कलवेलिया कम्युनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो वुमेन है जब इस डांस को करती हैं, एक बार पेपर में सवाल पूछा गया था, क्या वो जो कपड़े पहनती हैं क्या वो सिले हुए होते हैं, स्टिच्ड होते हैं? जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वुमेन्स के, जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, क्या वो स्टिच्ड होते हैं, सिले हुए होते हैं? तो इसका आंसर है, स्टेटमेंट में दिया था तो इसका आंसर है यस, वो सिले हुए होते हैं, स्टिच्ड होते हैं। आप देखोगे कि एक ब्लैक स्कर्ट टाइप, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कलवेलिया डांस की, तो ब्लैक स्कर्ट या आप ब्लैक घाघरा पहन के डांस करती है, ठीक है। एक काफ़ी फेमस वुमेन है कलवेलिया डांस करती हैं, उनका नाम बताओ, मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। जब आपको वन शॉट करा रहा था ना, तब मैंने आपको एक नाम के बारे में पढ़ाया था। वो हैं आपकी गुलाबो सपेरा। ये मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं कलवेलिया डांस के बारे में, और आपके एसएससी ने कई बार ये सवाल आपका पूछा है, गुलाबो सपेरा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2010 में इंडिया ने एक रिटिन नॉमिनेशन दिया था। इंडिया ने एक रिटिन नॉमिनेशन दिया था, किस लिए? कि इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए, ठीक है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए, हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए, और 2010 में इसको शामिल कर लिया गया था। तो कभी ये पूछा जाए कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ये कब शामिल हुआ, तो 2010 में हुआ। कभी आपसे ये पूछा जाए कि उन्होंने खुद ही किया था इसको शामिल, या इंडिया ने नॉमिनेशन दिया था, तो इंडिया ने रिटिन नॉमिनेशन दिया था। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका ट्रेडिशन, आप अगर देखोगे ट्रेडिशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसका ओरली रहा है, ओरल एंड नोमेडिक। कहने का मतलब है आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं मिलेंगी जहाँ से इसको पढ़ के आप सीख सको। ये ऐसे हैं कि किसी के दादा परदादा ने दादा को सिखाया, दादा ने उनके पापा को सिखाया, पापा से उन्होंने सीखा। तो उस तरह से ये मतलब एक से दूसरे में चलता आया है, आपको कहीं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा किसी किताब वगैरह में, ठीक है। दूसरों को देखते हुए अपनी जो पुरानी पीढ़ी है उनको लोग बाग देखते सीखते करते हुए अभी तक आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये डांस इस तरह से होगा, चीज़ें लिखी हों, सारी चीज़ें हों, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया है। कलवेलिया डांस इज ट्रेडिशनली ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल प्रैक्टिस रादर देन रिटिन डॉक्यूमेंट। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ कि रिटिन डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है, ओरल प्रैक्टिस के थ्रू ये यहाँ पे ट्रांसमिट किया गया है। उसके बाद द डांस फॉर्म originated from a nomadic community traditionally associated with snake handling। तो ये बताना शायद मैं भूल गया, ये नोमेडिक कम्युनिटी जो होती है, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर ये उन्होंने ये मतलब बेसिकली इसको आगे बढ़ाया है, उससे ये एसोसिएटेड है, ठीक है। जो कि यहाँ पर क्या करते थे, स्नेक सपेरा होते थे, स्नेक हैंडलिंग का काम करते थे, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कलवेलिया डांस इज अ क्लासिकल डांस
कलबेलिया डांस क्लासिकल डांस नहीं है भाई, क्लासिकल डांस तो हम पढ़ के आए ना, बताओ टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा यहीं गलत हो गया। लेकिन फोक डांस में बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, और ये गुलाबो सपेरा का भी नाम याद रखना, ये भी कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। और देखो अगर आपको ये भी नहीं पता ना, लेकिन ये तो पता होगा कि क्लासिकल डांस आपके कौन से हैं। क्लासिकल डांस तो आपने सारे पढ़े हुए हैं ना, तो 3 सब में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपके पास ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन वाई एवरी फाइनेंशियल बिल इज़ नॉट अ मनी बिल, कि हर एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल क्यों नहीं होता। देखो दो बिल होते हैं, एक सपोज फाइनेंशियल बिल है और एक आपका मनी बिल है। तो देखो जो मनी बिल होता है ना, जो आपका मनी बिल होता है, वो हर एक मनी बिल फाइनेंस बिल होता है, ध्यान रखना, क्योंकि मनी फाइनेंस के अंदर ही आती है। तो हर एक मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है। लेकिन जो फाइनेंस बिल होते हैं वो मनी बिल भी हो सकते हैं और अदर देन मनी बिल भी हो सकते हैं, जैसे आपकी पॉलिसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इनसे भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जो एवरी मनी बिल क्या होगा, आपका फाइनेंस बिल होगा। लेकिन आपका जो एवरी फाइनेंशियल बिल जरूरी नहीं है कि वो मनी बिल हो, तो इज नॉट मनी बिल हो सकता है, लेकिन हर एक फाइनेंस बिल मनी बिल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन वाई एवरी फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल। फाइनेंशियल बिल डील विद द टैक्सेशन मैटर्स, अगर ये टैक्सेशन मैटर से डील करता तो ये मनी बिल होता, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत है। अ फाइनेंशियल बिल में कंटेन प्रोविजन अदर देन दोज स्पेसिफाइड अंडर 110। देखो अंडर द आर्टिकल 110 क्या मेंशन है, मनी बिल मेंशन है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा के आया हूँ जब हमने वन शॉट में आर्टिकल किए हैं, कि 110 में क्या आता है, आपका मनी बिल आता है। अब ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल जो बिल है वो ऐसा नहीं, जो 110 में प्रोविजन है उनके अलावा भी कंटेन करता है, और भी प्रोविजन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो हमारा बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल मनी बिल भी हो सकता है और अदर देन मनी बिल भी हो सकता है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि फाइनेंशियल बिल आपका कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल बिल मनी बिल होगा उसको तो लोकसभा में ही करेंगे, और जो फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होगा उसे लोकसभा राज्यसभा में दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किसी गेम चेंजर सीरीज के लेक्चर में ही देखा है। उसके बाद अ फाइनेंशियल बिल डज नॉट रिक्वायर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, कि फाइनेंशियल बिल को रिक्वायर नहीं होती। भैया जो फाइनेंशियल बिल मनी बिल होगा उसकी तो रिक्वायरमेंट होगी ना, रिकमेंडेशन की, अप्रूवल की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। आपको बुद्धिस्ट स्तूपा के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। ठीक है, हम ये स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें। ये स्टेटमेंट आपके अंड, हर्मिका, तोराना, ये सब आपके किससे रिलेटेड हैं, जो बुद्धिस्ट के स्तूपा जो होती है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, या इसी से देखते हैं। हाँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। सबसे ऊपर आपको देख रहे होंगे, ये आपको 3 छत्र देखने को दिख रहे होंगे। ठीक है, जनरली 3 छत्र होते हैं। ठीक है, और ये सबसे टॉप में होते हैं, बुद्धिस्ट स्तूपा के सबसे टॉप में होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पर देखो तो ये किसका सिंबल होते हैं, रॉयल्टी, ऑनर, प्रोटेक्शन। और ये आपको जनरली कितने छत्र देखने को मिलेंगे, 3, 1 2 3 देखने को मिलेंगे। तो कभी ये पूछे कि ये 3 छत्र किसको सिंबलाइज करते हैं, तो ध्यान रखना ये 3 छत्र सिंबलाइज करते हैं बुद्ध, धम्म
एंड संग को। उसके नीचे आप देख रहे हो ये क्या है, हर्मिका। हर्मिका ऐसे करके इस तरह से ऐसे सर्कुलर बनाई हो जाती है। ये तो 2D में दिख रही है, 3D में देखोगे तो एक ऐसे गोल ऐसे स्क्वायर शेप में है, सर्कुलर नहीं होती, सॉरी स्क्वायर शेप में होती है ये, ठीक है। और हर्मिका आपका एक तरह से छत्र, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्र के नीचे होती है, अंड के ऊपर होती है। स्मॉल स्क्वायर रेलिंग होती है, ये लिख लो। ये क्या होती है, स्मॉल स्क्वायर रेलिंग लगी होती है, स्क्वायर रेलिंग लगी होती है। किसको सिंबल करती है ये, सिंबल की बात करें तो अवार्ड ऑफ गॉड, अवार्ड ऑफ गॉड मतलब कि हेवन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस अंड के बारे में, तो ये जो है आपका, ये सबसे पहले तो आपको देखना कि ये कैसा है, हेमी स्फेरिकल लग रहा है ना आपको, हेमी स्फेरिकल है। तो कैसा शेप का है, हेमी स्फेरिकल है, ये चीज़ पता होना चाहिए। किसको सिंबल होता है, तो सिंबल ऑफ निर्वाणा, सिंबल ऑफ निर्वाणा, ठीक है। अंड को हम डोम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंबल ऑफ निर्वाणा, निर्वाणा का ये सिंबल है। और जो बुद्ध के रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, वो अंड में ही रखे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। रेलिक्स ऑफ बुद्ध कहाँ पे रखे जाते हैं, अंड में रखे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर ना आप फिगर में थोड़ा सा अच्छे से वो दिया नहीं है, एक यहाँ पे ना मेहंदी होती है जो आप इसके चारों तरफ चल सकते हो, ठीक है, सर्कल में इसके स्तूपा के चारों तरफ चल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मेहंदी बोलते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो आपको ये जो दीवार दिख रही है, इसके चारों तरफ जो दीवार होती है, उसको हम वेदिका बोलते हैं, ठीक है। तो आप स्टोन फेंसिंग जो होती है इसके अराउंड, स्टोन फेंसिंग अराउंड द स्तूपा, अराउंड, पेन चेंज कर देते हैं, अराउंड द स्तूपा, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं, ठीक है। ये तोरण जो होता है, ये गेट होते हैं, ये इसके चारों तरफ गेट लगे होते हैं, ये क्या होता है, गेट होते हैं, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन में यहाँ पर गेट होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में आपका क्या दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट की बात करते हैं, अंड इज़ द हेमी स्पेरिकल डोम दैट जनरली कंटेन्स द रेलिक्स ऑफ बुद्ध। तो ये बात मैं आपको बता के आया हूँ, सही है। हर्मिका रिप्रेजेंट द सिम्बॉलिक अबॉर्ड ऑफ द गॉड एंड इज लोकेटेड अबव द अंड। तो अंड से ऊपर होती है, अबॉर्ड ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तोरण इज सर्कुलर प्लेटफॉर्म यूज फॉर सर्कममुलेशन अराउंड द स्तूपा। तो ये आपका तोरण नहीं होता, ये मेहंदी होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, पहले और दूसरे यहाँ पर स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट यानी आज का हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी हमारा ये, अच्छा ये फिगर यहाँ गलती से लग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। इन द 2023 एशियन गेम्स हेल्ड एट होंगजू चाइना, व्हाट वाज द ओवरऑल रैंक इन इंडिया, रैंक इन द मेडल टैली। तो इंडिया की अगर हम ओवरऑल रैंक देखी जाए तो 2023 में जो एशियन गेम्स हुए थे, वो आपकी इंडिया की रैंक थी 4th। ये पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट एशियन गेम के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट एशियन गेम्स। अगर पहले एशियाई खेलों के बारे में बात करते हैं तो 1951 में आपके हुए थे, ठीक है। अगर हम वेन्यू की बात करें तो कहाँ था इसका, न्यू दिल्ली में हुए थे, ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 11 एशियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर हम देखा जाए टॉप पे यहाँ पे कौन रहा था, जापान रहा था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका इंडिया रहा था, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या थी इसमें, 2nd थी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और हमारे भारत के गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट एशियाई खिलाड़ी बने थे। अगर ये पूछा जाए कि इंडियाज फर्स्ट एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, तो वो थे आपके सचिन नाग। सचिन नाग कौन है आपके, सचिन नाग, ठीक है। इन्होंने किस में जीता था, 100 मीटर फ्री स्टाइल में, फ्री स्टाइल में, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया ने अभी तक 2 बार एशियन गेम्स
होस्ट किए हैं। एक पहली बार हुए थे जब 1951 में, उसके बाद 1982 में, और दोनों बार कहाँ पर किए हैं, न्यू दिल्ली में किए हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम एशियन गेम्स 2023 की बात करते हैं तो ये कहाँ हुए हैं, होंगजो चाइना में हुए हैं। होस्ट होंगजो चाइना ने किया है। इंडिया की रैंक हमने बात ही कर ली, 4th है। टोटल मेडल की अगर हम बात करें तो कितना जीता था यहाँ पर, 107 मेडल जीते थे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू आप यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम रहने देते हैं। आपको कंप्लीट अर्जुन बैच की PDF मिल जाएगी डिजिटल फॉर्मेट में। इस सीरीज़ की भी PDF मिल जाएगी। ये जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं ये सब आपको MTS 2025 के लिए पढ़ाया गया है, और सबकी PDF डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, आप एक्सेस कर सकते हो। आपकी पेड PDF है, प्राइस है 299। इस नंबर पर आप मैसेज करोगे, हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो और आप पेमेंट कर दोगे, उसके विदिन 24 आवर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।